जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि जमानत याचिकाओं पर 2 सप्ताह में ही फैसला सुनाएं। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो जिसमें ये था कि मामला एक सत्र न्यायाधीश को जो है सज़ा सुनाई गई थी, उसे न्यायिक कार्यों से विरत कर दिया गया था और उसके कौशल में सुधार करने के लिए न्यायिक अकेडमी भेज दिया गया था। उसी संदर्भ में मामला ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने उत्तर प्रदेश के सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को सत्येंद्र कुमार अंतिल, देखिए यहाँ पे सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में जमानत याचिकाओं के निपटान के संबंध में प्रशासनिक पक्ष पर विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सत्येंद्र कुमार अंतिल फैसले का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से कहा है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा लिखे गए एक पत्र में उत्तर प्रदेश में जिला और सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया गया है कि वे 2 सप्ताह के भीतर जमानत आवेदनों का निस्तारण करें और सत्येंद्र कुमार अंतिल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सख्ती से पालन करें। ठीक है, पत्र में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का जिक्र है, जिसमें शीर्ष अदालत ने बार बार स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने के बाद भी न्यायिक अधिकारियों द्वारा जमानत के मामलों से निरुत्साहित तरीके से निपटने पर गंभीरता से ध्यान दिया है। और इसी मामले में एक न्यायाधीश को अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा भी सुनाई गई थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसी में गौरतलब है कि इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज़ था कि फैसला सुनाए जाने के 10 महीने बाद भी जिला न्यायपालिका सत्येंद्र कुमार अंतिल मामले में जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही है, जिसमें उसने गिरफ्तारी एवं जमानत के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए थे। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखने की ज़रूरत है। सत्येंद्र कुमार अंतिल मामला जो है, इसमें गिरफ्तारी और जमानत के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, यह देखा गया है कि गैर अनुपालन का दोहरा असर होगा। पहला क्या है, लोगों को हिरासत में भेजना जब उन्हें भेजने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा क्या है, मुकदमेबाजी करना जिनमें से दोनों का मानना है कि न्यायालय का समर्थन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि मजिस्ट्रेट उक्त निर्णय में निर्धारित कानून की अवहेलना में आदेश पारित कर रहे हैं तो उन्हें अपने कौशल के विकास के लिए न्यायिक अकादमियों में भेजे जाने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, इसी संदर्भ में अभी हाल ही में एक न्यायाधीश को सजा सुनाई गई। जिला न्यायपालिका पर निगरानी रखने वाले हाई कोर्ट को भी यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का पालन किया जाए। ठीक है, हमारे विचार में यह हाईकोर्ट का कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित करें कि अधीनस्थ न्यायपालिका, ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायपालिका उनकी देखरेख में देश के कानून का पालन करती है। यदि कुछ मजिस्ट्रेटों द्वारा इस तरह के आदेश पारित किए जा रहे हैं जो इसके लिए कुछ न्यायिक कार्य को वापस लेने की आवश्यकता भी हो सकती है, और मजिस्ट्रेट को न्यायिक अकादमियों में उनके कौशल के उन्नयन के लिए भेजा जाना चाहिए। ठीक, तो ये था जो निर्देश दिया गया है। अब क्या आगे देखते हैं। जस्टिस एस के कौल ने कहा कि जिला न्यायपालिका उच्च न्यायालय की निगरानी में है, उनका मार्गदर्शन करना, उन्हें शिक्षित करना उच्च न्यायालय का कर्तव्य है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह उच्च न्यायालय पर छोड़ा गया है कि वो जिला न्यायपालिका के कार्यों की निगरानी करे। इन निर्देशों और टिप्पणियों के मद्देनज़र और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह आपराधिक मामलों से निपटने वाली सभी अदालतों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए। जो निर्देश जारी किए हैं वो ये हैं आपके सामने पॉइंट वाइज।
पहला है सीआरपीसी की धारा 309 का अनुपालन अक्षरशः किया जाए। दूसरा है अनावश्यक स्थगनों में सख्ती से कटौती की जाए। तीसरा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सीआरपीसी की धारा 41 और 41A के अधिदेश और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने के लिए जांच एजेंसियां और उनके अधिकारी कर्तव्यबद्ध हैं। उनकी ओर से किसी भी कमी को अदालतों द्वारा उच्च अधिकारियों के नोटिस में उचित कार्रवाई के बाद लाया जाना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा देखते हैं, न्यायालयों को सीआरपीसी की धारा 41 और 41A के अनुपालन पर स्वयं को संतुष्ट करना होगा। कोई भी गैर अनुपालन आरोपी को जमानत देने का हकदार होगा। अगला पॉइंट है, संहिता की धारा 88, 170, 204 और 209 के तहत आवेदनों पर विचार करते समय जमानत आवेदन पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, इसी में अगला पॉइंट है, छठवां पॉइंट, सिद्धार्थ बनाम यूपी राज्य, ठीक है, 2021 का मामला है। सिद्धार्थ बनाम यूपी राज्य मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित शासनादेश का सख्ती से पालन किया जाए। सातवां निर्देश जो दिया गया है हाईकोर्ट द्वारा, जमानत शर्तों का पालन करने में अक्षम विचाराधीन कैदियों की रिहाई को सुगम बनाने के लिए संहिता की धारा 440 के आलोक में उचित कार्रवाई करनी होगी, ठीक है। आठवां पॉइंट क्या है, भीम सिंह बनाम भारत संघ, 2015 का मामला है। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित संहिता की धारा 436A के शासनादेश का अनुपालन करने के लिए अदालतों द्वारा एक समान तरीके से अभ्यास करना होगा, ठीक है। अगला पॉइंट, 9वां पॉइंट क्या है, जो निर्देश दिया गया है हाईकोर्ट द्वारा, जमानत आवेदनों को 2 सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि यदि प्रावधान अन्यथा अनिवार्य है तो अपवाद और हस्तक्षेप करने वाले आवेदन हैं। अग्रिम जमानत के लिए आवेदनों को हस्तक्षेप करने वाले किसी भी आवेदन के अपवाद के साथ 6 सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाए जाने की अनुमति है, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह अधीनस्थ न्यायपालिका का बाध्य कर्तव्य है कि वह देश के कानून का पालन करे, और यदि लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए जहां उन्हें भेजने की आवश्यकता नहीं है, और अगर पीड़ित पक्ष उसी के कारण आगे मुकदमेबाजी करते हैं तो मजिस्ट्रेटों को न्यायिक कार्यों से वापस लिया जा सकता है और उन्हें न्यायिक अकादमियों में प्रशिक्षण के लिए, उनके कौशल में सुधार के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। तो ये थे निर्देश जो हाई कोर्ट द्वारा दिए गए हैं जिला एवं सत्र न्यायालयों को, ठीक है। आगे फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।